आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। हमने सरफेस केमिस्ट्री में पार्ट ए थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म कर दिया था। आज उसके कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है फॉर द ग्राफ बिलो सिलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। ये आपको ग्राफ दे रखा है। ओके, एडजॉर्प्शन अगेंस्ट प्रेशर का तीन अलग अलग टेम्परेचर पे, T1 पे, T2 और T3 पे आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है, मतलब कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है और कौन सा टेम्परेचर कम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ को देखते ही हमें पता चलता है कि ये जो ग्राफ है ये एक्चुअल में किसको बताता है, हमें एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को बता रहा है। किसको बता रहा है? ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे अगर मैं बात करूं T1 पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यहाँ टेम्परेचर T2 पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है और यहाँ टेम्परेचर T3 पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। ठीक है, तो अगर हम अब बात करें इसमें कि विच टेम्परेचर इज लार्जर या विच टेम्परेचर इज लोअर और करेक्ट ऑर्डर इसमें क्या रहने वाला है, तो एक बात हम जानते हैं कि एडजॉर्प्शन जो है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। इसका मतलब ये हो गया कि अगर टेम्परेचर ज्यादा तो एडजॉर्प्शन कम। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूं तो देखो यहाँ T3 पे एडजॉर्प्शन ज्यादा है, इसका मतलब T3 कम होगा, T3 आपका लो। ठीक है, और T1 पे आप देखो एडजॉर्प्शन आपका कम है। अगर एडजॉर्प्शन कम है तो मतलब टेम्परेचर ज्यादा का मतलब T1 आपका हाई है। ठीक है, और भाई T2 इन दोनों के बीच में है, तो इस T2 टेम्परेचर की जो रेंज है वो कैसी होगी? इंटरमीडिएट। तो अब हमें एक ऐसी रेंज ढूंढनी है, इनमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो हमें ये सीक्वेंस देता हो कि T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। क्योंकि T1 टेम्परेचर ज्यादा है किससे? T2 से, और T2 ज्यादा है किससे? T3 से। कहाँ से पता लग रहा है? हमें एडजॉर्प्शन को देख के पता लग रहा है। एडजॉर्प्शन ज्यादा है मतलब टेम्परेचर कम है, एडजॉर्प्शन कम है मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। तो अगर मैं चार ऑप्शंस में से देखूं तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमें इस चीज को बताता है कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। तो हमारा ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन है ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? नेग्लेक्ट, रॉन्ग हो जाएंगे। बात आ रही समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following is true in respect of chemical adsorption? कह रहा है कि ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए ट्रू है इन टर्म्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन? केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए इन चार में से कौन सी बात आपके लिए सही है? तो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर किस किस के रिस्पेक्ट में आपसे जानकारी मांगी गई है? डेल्टा एच, सभी में डेल्टा एच है, देखो डेल्टा एस और डेल्टा जी सभी में। तो एक बात हम जानते हैं, पढ़ के आए हम ये बात अपने लेक्चर्स के अंदर, कि हमने देखा था कि कोई भी जब एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है तो एडजॉर्प्शन के प्रोसेस के अंदर डेल्टा एच आपकी कैसी रहती है? नेगेटिव। कुछ एक्सेप्शंस थे, उनको छोड़ करके डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। और भाई डेल्टा जी भी अपने लिए कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि एडजॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमें पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी रहने वाली है? नेगेटिव रहने वाली है। तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो भाई डेल्टा एस, तो एंट्रोपी भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए कैसी होती है आपके पास? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब आपके पास एडजॉर्प्शन होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? रैंडमनेस। जैसे कोई गैस पार्टिकल है, मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, वो आयरन की सरफेस पे आकर के एडजॉर्ब हुए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? गैस
गैस से जब वो एडजॉर्ब है तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं, तो एंट्रोपी उनकी पहले ज़्यादा थी जब वो गैस में थे, और जब वो लिक्विफाई हो जाते हैं, ठीक है, तो कंडेंस हो जाते हैं, तो फिर उनकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, घट जाती है, मतलब पहले के मुकाबले एंट्रोपी घट गई, तो एंट्रोपी चेंज भी कैसा आता है अपने पास, नेगेटिव, डिक्रीज हो जाती है। तो हमें इनमें से ऐसा ऑप्शन देखना है इन चारों में से जो ये बताता हो कि डेल्टा एच की वैल्यू भी कैसी हो, नेगेटिव, डेल्टा जी भी कैसा हो, नेगेटिव, और डेल्टा एस भी कैसा हो, नेगेटिव। तो आओ चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें ये बातें बताता है। नेगेटिव का मतलब एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लेना कि नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। बात आ रही समझ में? तो अगर हम यहाँ बात करें फर्स्ट ऑप्शन डेल्टा एच लेस देन जीरो, बिल्कुल सही है, लेकिन डेल्टा एस कैसा बता दिया, ग्रेटर देन जीरो, तो गलत हो गया। डेल्टा जी भी ग्रेटर देन जीरो, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन बी पे आते हैं, यहाँ क्या है देखो, डेल्टा एच ग्रेटर, डेल्टा एच लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब ये नेगेटिव हो गया, डेल्टा एस लेस देन जीरो मतलब ये भी कैसा हो गया, नेगेटिव, और डेल्टा एच लेस देन जीरो मतलब ये भी कैसा हो गया, नेगेटिव। हमें ऐसा ही ऑप्शन में ढूंढना था जिसके लिए तीनों की वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव हो। तो ऑप्शन अपना कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है, चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो। जैसे यहाँ डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया पॉजिटिव, तो मतलब ये गलत हो गया। नेक्स्ट अगर चले ऑप्शन डी पे, तो यहाँ पर भी क्या दे रखा है, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये भी कैसी हो गई, पॉजिटिव। और हमें पता है डेल्टा एच एडजॉर्प्शन के लिए पॉजिटिव नहीं होता, कैसा होता है, नेगेटिव। डेल्टा एच एडजॉर्प्शन के लिए कैसा होगा, नेगेटिव, और डेल्टा जी भी कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे ही हमें देखना था, तो इसका ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप क्लियर हुए होंगे। कुछ और सवाल करते हैं, तब तक आप इनको कॉपी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स और है अपने सामने, तो इनको भी देखते हैं एक एक करके। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन होता है तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो देखो क्या होता है, अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम, अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, कुछ ऐसा हम समझते हैं एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम से कि जैसे ये आपकी सरफेस है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, ये आपकी सरफेस है, ठीक है, जिस पर कोई गैस का पार्टिकल एडजॉर्ब हुआ, ठीक। तो एडजॉर्प्शन पे ये आपकी सरफेस फुल्ली ऑक्यूपाइड हो गई, ठीक। अब क्या हो कि जितने पार्टिकल्स यहाँ एडजॉर्ब हो रहे हैं उतने पार्टिकल्स यहाँ से क्या हो जाए, डिजॉर्ब हो। जितने पार्टिकल्स एडजॉर्ब हों उतने ही पार्टिकल्स इस सरफेस को छोड़ करके बाहर चले जाएं। मतलब जितना एडजॉर्प्शन हो रहा है उतना ही डिजॉर्प्शन हो रहा है। उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कह देते हैं। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि भाई डेल्टा जी जो है वो कितनी हो जाती है आपकी, जीरो, डेल्टा जी जीरो। वैसे ऑर्डिनरी एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होती है, लेकिन एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बिकम्स इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन यूज करूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी है जीरो, कब, इक्विलिब्रियम पे। तो ये कब हो सकती है जीरो, जब आपकी डेल्टा एच किसके बराबर हो जाए, टी डेल्टा एस के। जब ये डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगी तभी तो आपकी डेल्टा जी जीरो आएगी। ओके, तो इनमें से हमें देखना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो ना, ये इस कंडीशन के साथ मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखो ऑप्शन बी, डेल्टा एच बिकम इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो ये हमारे इस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि डेल्टा एच अगर टी डेल्टा एस के बराबर होगा डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, जो कि हमें क्या दिखाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट चॉइस इन दैट क्वेश्चन। तो हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पर कि एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जो जब आपका जीरो हो जाता है तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, टी डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। ये सारी कंडीशन कब होगी,
इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। कह रहा है कि ये 4 आपके पास ऑप्शन है, इसमें से हम किसको ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते एज एन इंटरफेस, एज ए इंटरफेस, एज एन इंटरफेस, एज एन इंटरफेस। इनमें से किसकी इंटरफेस अपने को देखने को नहीं मिलती। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसकी इंटरफेस आपको देखने को नहीं मिलती। तो इंटरफेस का मतलब अपने पास ये है जहां पर 2 फेजेस आपको एक प्रकार से मिलते हुए नजर आए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है लिक्विड लिक्विड। तो हम जब 2 लिक्विड को मिलाते हैं, जैसे लिक्विड ए और लिक्विड बी, तो इनके बीच में इंटरफेस हमें देखने को मिल सकती है। जैसे हम ले सकते हैं ऑयल और वाटर, तो इनकी एक हमें क्या देखने को मिलती है, इंटरफेस देखने को मिलती है। या फिर सॉलिड लिक्विड के अंदर भी हमें इंटरफेस जो है वो देखने को मिलती है। और लिक्विड और गैस के अंदर भी हम क्या देख सकते हैं भाई, इंटरफेस देख सकते हैं। लेकिन गैस और गैस जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं, होमोजेनियस मिक्सर बनाते हैं। ठीक है, गैस और गैस मिलकर के होमोजेनियस मिक्सर बनाएंगे तो इनकी इंटरफेस को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें इन 4 ऑप्शन में से किसकी इंटरफेस को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, गैस गैस की इंटरफेस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लिक्विड लिक्विड इंटरफेस कैन बी ऑब्जर्व, सॉलिड लिक्विड कैन बी ऑब्जर्व, और लिक्विड गैस कैन आल्सो बी ऑब्जर्व, बट गैस गैस कैन नॉट बी ऑब्जर्व। व्हाई? क्योंकि मिलकर के क्या बनाते हैं, होमोजेनियस मिक्सर बनाते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is not applicable to the phenomenon of adsorption? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा एडजॉर्प्शन फिनोमिनन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके लिए वो है डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एच आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर। ऑप्शन जो बी है आपका वो दे रखा है डेल्टा जी लेस देन 0। डेल्टा जी लेस देन 0 इसका मतलब डेल्टा जी कैसी हो गई भाई, नेगेटिव हो गई। और ऑप्शन सी जो दे रखा है वो दे रखा है डेल्टा एस लेस देन 0, मतलब ये भी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। और ऑप्शन डी दे रखा है डेल्टा एच लेस देन 0, मतलब ये भी कैसी हो गई, नेगेटिव। अब हम एक चीज जानते हैं, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सेकंड भी किया था, अभी थोड़ी देर पहले किया था, उसमें एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जब भी एडजॉर्प्शन होगा तो उस केस पे डेल्टा जी नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा एच नेगेटिव होगा और डेल्टा एच भी कैसा होगा, नेगेटिव। अगर कोई चीज ऑब्जर्व करने को नहीं मिलती एडजॉर्प्शन में तो क्या, डेल्टा एच पॉजिटिव। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा आपसे ये पूछा था कि फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन में क्या ऑब्जर्व करने को नहीं मिलता, विच इज नॉट एप्लीकेबल। तो क्या एप्लीकेबल नहीं है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, क्योंकि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 का मतलब है डेल्टा एच का पॉजिटिव हो जाना। और एडजॉर्प्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव हमें देखने को नहीं मिलेगा, एडजॉर्प्शन में डेल्टा एच कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको और पूछा है कि इनमें से कौन सा एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। तो देखते हैं कौन सा एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है वो है वाटर ऑन सिलिका जेल। सिलिका जेल है SiO2, ये है, ठीक है। और हमने देखा है कि सिलिका जेल एक बहुत अच्छी एडजॉर्बेंट है, ये वाटर को सिर्फ अपनी सरफेस पे रखती है, ये सिर्फ वाटर को कहाँ रखेगी, अपने सरफेस पे रखेगी, अंदर नहीं जाने देगी। और ऐसा प्रोसेस जिसमें सिर्फ कंपोनेंट सरफेस पे हो, बल्क में ना जाए, ये तो क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, एडजॉर्प्शन का हो गया। हमसे क्या पूछा गया था, एब्जॉर्प्शन का, तो मतलब ये ऑप्शन तो हो गया गलत।
ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस। कोई मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर क्या आ गई, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सिर्फ कहाँ रहेगी, इसकी सरफेस पे। तो ये भी क्या हो गया आपका, एडजॉर्प्शन हो गया, मतलब ये भी गलत। नेक्स्ट आओ, हाइड्रोजन ऑन निकल। तो भाई निकल की सरफेस है और इस निकल पे क्या प्रेजेंट है भाई आपका, हाइड्रोजन, मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, एडजॉर्प्शन का। तो ये भी नहीं हुआ। अब ऑप्शन डी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन डी में क्या गया गया है, कैल्शियम क्लोराइड अनहाइड्रस है ये। कैल्शियम क्लोराइड कैसा है, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। तो कैल्शियम क्लोराइड है अपने पास अनहाइड्रस। अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर जब हम वाटर लेके आएंगे, तो जैसे ही हम वाटर रखेंगे, वो वाटर कहाँ चला जाएगा आपका, इसके अंदर मूव कर जाएगा। सरफेस पे भी कुछ पार्टिकल रहेंगे और कुछ पार्टिकल्स कहाँ पर अंदर तक चले जाएंगे। अंदर तक जब आपका वाटर चला गया, इसका मतलब ये प्रोसेस अभी किसका हो गया, अब्जॉर्प्शन का। किसका हो गया, अब्जॉर्प्शन। और हमसे पूछा क्या गया था कि इनमें से कौन सा अब्जॉर्प्शन बताता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए कुछ, ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, देखिए इनको। ये है अपने पास क्वेश्चन, व्हाई आर पाउडर्ड सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। कह रहा है कि जो पाउडर्ड सब्सटेंस है वो मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट है देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो देखो बात ऐसी है कि अगर हम कोई क्रिस्टल लेंगे, क्रिस्टल सॉलिड अगर हमने कोई लिया लाइक दिस, ये आपके पास क्रिस्टल फॉर्म है, ठीक है, जो कि हमने एडजॉर्बेंट के तौर पर ली हुई है। आपको पता है ना एडजॉर्बेंट क्या होती है, एडजॉर्बेंट इज द सरफेस वेयर एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। एडजॉर्बेंट इज द सरफेस वेयर एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। और एडजॉर्बेट क्या होता है, वो पार्टिकल जो यहाँ जा करके एडजॉर्ब होता है, ये हमने अर्लियर सीखा है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल फॉर्म अगर है तो इसकी सरफेस ये है और एडजॉर्प्शन सिर्फ आपका यहीं पर टेक्स प्लेस हो सकता है, क्योंकि एडजॉर्प्शन हमें पता है एक सरफेस फिनोमिनन है। लेकिन अगर हम इसको क्रस्ट फॉर्म में ले आते हैं, क्रस्ट फॉर्म में लाने का मतलब ये है कि हमने इसका एक प्रकार से क्या कर लिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि जब मैं क्रस्ट करूंगा इसके छोटे छोटे इस प्रकार से फाइन पाउडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो फाइन पाउडर्ड फॉर्म आ जाएगी तो अब इसकी सरफेस क्या हो गई, बढ़ गई, सरफेस बढ़ गई। तो अब ये ज्यादा गैस को अपने ऊपर क्या कर पाएगा, एडजॉर्ब कर पाएगा कंपेयर्ड टू दिस। तो अगर कोई पूछे कि व्हाई पाउडर्ड सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट देन क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो जवाब क्या आएगा इसका, ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया, ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया। क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाता है, पाउडर्ड फॉर्म का बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस होगा। जैसे सरफेस बढ़ गया तो यहाँ पर ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, एडजॉर्प्शन देखने को मिलेगा कंपेयर्ड टू दिस। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, तो देखो चारकोल जो होता है अपने पास वो अर्लियर ही पोरस होता है। पहली बात तो हमें ये पता है कि जो चारकोल है आपका वो पोरस होता है, दैट इज चारकोल। मे बी एनिमल चारकोल, रेड चारकोल, प्लांट चारकोल, आप कुछ भी इसको समझें, क्लियर। अब क्या है कि इसके ऊपर पहले से ही ढेर सारी गैसेस एडजॉर्ब रहती हैं। चारकोल के ऊपर पहले से ही कुछ गैसेस क्या रहती हैं भाई, इस प्रकार से एडजॉर्ब रहती हैं। तो अगर पहले ही इसकी सरफेस पे कुछ गैस एडजॉर्ब है तो ये अब बहुत ज़्यादा क्या इफेक्टिव एडजॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इसकी सरफेस को एक्टिवेट करना जरूरी होता है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, या तो हीट करते हैं या फिर हम इसको वैक्यूम क्रिएट करवाते हैं, जिससे कि ये जो गैस पार्टिकल्स है यहाँ से रिमूव हो जाए। हीट से क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा, जिससे जो पार्टिकल्स आपके इसकी सरफेस पे अटैच्ड हैं ये यहाँ इसकी सरफेस को छोड़ करके चले जाएंगे। बात है इस बात में, जैसे हीट करेंगे पार्टिकल जो एडजॉर्ब थे वो सरफेस छोड़ करके
रिमूव हो जाएंगी, मतलब डिजॉर्प्शन हो जाएगा। और इससे ये जो सरफेस है अब एक ताज़ा एडजॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है। अब कोई नया पार्टिकल्स आसानी से क्या आ सकता है, इसके ऊपर आकर के एडजॉर्ब हो सकता है। कोई नया पार्टिकल आएगा और इसकी सरफेस पे आकर के आसानी से क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। दैट इज न्यू एडजॉर्प्शन, न्यू एडजॉर्प्शन। ओके, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब चारकोल को एक्टिवेट करते हैं फॉर ए न्यू एडजॉर्प्शन, वही चारकोल आपका क्या कहलाता है, एक्टिवेटेड चारकोल। ओके, क्या कहलाएगा आपका, एक्टिवेटेड चारकोल। तो अगर मैं एक्टिवेटेड चारकोल को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं, क्या है एक्टिवेटेड चारकोल, व्हेन चारकोल is heated for a fresh new adsorption। ठीक ठीक है, then this charcoal is known as activated चारकोल। कंप्लीट कर लेना आप इसको, ठीक है। जब हम चारकोल को हिट करेंगे जिससे कि फ्रेश एडजॉर्प्शन उसके ऊपर आ जाए तो उसको हम क्या कह देंगे, एक्टिवेटेड चारकोल। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज डिजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन क्या है, यहीं से हमने सीख लिया डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन क्या है, जब आपका सरफेस पे पार्टिकल है, ठीक है, और वो पार्टिकल एडजॉर्ब पार्टिकल सरफेस को छोड़ करके चला जाए, ठीक है, उसी को हम क्या कह देते हैं, डिजॉर्प्शन। रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड पार्टिकल इज नोन एज द डिजॉर्प्शन। रिमूवल ऑफ द एडजॉर्ब्ड पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज द डिजॉर्प्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, ठीक है, व्हाई एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एडजॉर्प्शन जो है वो हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होता है, मतलब इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव ही क्यों होती है, कुछ केस को छोड़ करके। हमने एक्सेप्शनल केस भी देखे हैं जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होती है, लेकिन बहुत सारे केस में डेल्टा एच मतलब 99% केस एडजॉर्प्शन के ऐसे होते हैं जिनमें डेल्टा एच नेगेटिव है। तो क्वेश्चन ये है कि एडजॉर्प्शन जो है वो हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होता है। तो एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होता है, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि एडजॉर्प्शन में हम क्या देखते हैं, सरफेस है और सरफेस पे क्या होता है, कोई पार्टिकल्स आकर के एडजॉर्ब होता है। जब ये पार्टिकल्स यहाँ से इसकी सरफेस पे आकर के एडजॉर्ब होगा तो अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सरफेस और पार्टिकल के बीच में क्या हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। सरफेस और पार्टिकल्स के बीच में क्या बनता है, एक न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड। क्या बनेगा, एक न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड। और हम जानते हैं कि जब भी दो एटम्स, दो स्पीशीज के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। वैसे यहाँ पर एक हल्का ही बॉन्ड सही, लेकिन बना है किसके बीच में, सरफेस और पार्टिकल्स के बीच में। जब सरफेस और पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन आएगी, एक नया बॉन्ड बनेगा, तो उस दौरान क्या होता है भाई, एनर्जी रिलीज। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो हम बोल देंगे कि प्रोसेस कैसा है आपका, एक्सोथर्मिक। तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा आपका, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए, ठीक है। पार्ट ए हमने सरफेस केमिस्ट्री का ओवर कर लिया है। अब हम पार्ट बी कैटालिसिस की तरफ मूव करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम उसके बारे में जानेंगे कि कैटालिसिस क्या है। तब तक आप पार्ट ए को बहुत अच्छे से स्टडी कर लें। अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखे हैं आप देख सकते हैं, पूरे जो है हमने डाले हुए हैं, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद।